हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 के दूसरे प्रकरण वर्ग समीकरण का 2.6 के 6वें सवाल से सवाल हल करेंगे। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अगर तुम देखोगे किताब में तो ये जितने भी सवाल हैं ये सब में देखो स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क किया है मतलब ये हॉट क्वेश्चंस में आ गए। ये स्टार मार्क क्वेश्चंस है ना, हॉट क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में इसमें से हॉट क्वेश्चंस जो होते हैं, जितने भी किताब में स्टार मार्क क्वेश्चंस हो हॉट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अभी ये सब सवाल हल करेंगे। हमने 2.6 के 5 सवाल हल किए, कथन के सवाल हैं। हमने कथन के अनुसार हम समीकरण बनाए और समीकरण को फिर हल किए, x का मान निकाले और उसके आधार पे उसको जो कथन है वो लिए। माइनस है तो माइनस ऋणात्मक संख्या लेनी है या नहीं लेनी है, वो उस आधार पे सवाल को हल किए। अब यहाँ पे देखो हमारा 6वां सवाल, 2.6 का 6वां सवाल क्या लिखा है कि श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है। मतलब वह जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है कासम। प्रतिदिन निश्चित संख्या में प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन का लागत जो है वो बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या के 10 गुना से 40 रुपये अधिक होता है। मतलब यहाँ पे 10 गुना से 40 रुपये अधिक होता है। तो यदि लागत मूल्य 600 रुपये हो तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तन की जो है संख्या ज्ञात करो। हमें ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य और एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या ज्ञात करनी है। तो उस आधार पे अभी हमें x क्या मानना है, यानी कि x क्या है, उसने कितना क्या बोला है, कितने बर्तन की संख्या कितनी बनाई। पहले तो हम बर्तन कितना बनाया वो देखेंगे, तभी तो हम उसका लागत मूल्य निकालेंगे। और लागत मूल्य क्या बोला है, देखो प्रश्न में क्या बोला, लागत मूल्य क्या है, 10 गुणे से 40 अधिक है। मतलब जो उसने बर्तन की संख्या के 10 गुणे से 40 अधिक है। तो हम इस सवाल हल करते समय क्या करेंगे, बर्तन की संख्या को हम मानेंगे x और जो बर्तन की जो लागत मूल्य है वो देखो ये कथन के अनुसार बनाएंगे। क्या बोला, जो बर्तन की संख्या के 10 गुना, यानी बर्तन की संख्या कितनी x, तो x का 10 गुना में 40 रुपये अधिक है, यानी +40। तो हमारी बर्तन की संख्या क्या हो गई x और लागत मूल्य क्या हो गया 10x + 40, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, एक दिन में बर्तन का लागत मूल्य 600 रुपये, एक दिन में 600 रुपये है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम समीकरण बनाएंगे। तभी हम देखो सवाल को हल करेंगे। हमारा सवाल कैसे हल होगा, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्रतिदिन मतलब कासम ने प्रतिदिन कितने बर्तन बनाए, x बर्तन बनाए। प्रतिदिन उसने जो है वो x बर्तन बनाए, प्रतिदिन x बर्तन बनाए, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या हो गया, उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 10x + 40। अब उसने क्या बोला है कि उसने एक दिन में उसने मतलब जो है कुल उत्पादन जो है उसने किया, तो वह कुल उत्पादन 600, एक दिन में उसने 600 रुपये कमाए लागत मूल्य। तो उसका जो है x बर्तन की संख्या और प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक दिन में उसने 600 रुपये कमाया, तो यहाँ पे देखो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, बर्तन की संख्या, कुल उत्पादन क्या होगा, बर्तन की संख्या गुणे लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बराबर कुल उत्पादन। तो हमारा देखो बर्तन x है, बर्तन हमारा जो है वो कितना है x है, लागत मूल्य 10x + 40 और कुल उत्पादन हमारा कितना है, प्रश्न में बोला है 600, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस आधार पे समीकरण बनाएंगे। क्या हो जाएगा, x गुणे
10x + 40 बराबर 600। अब इसको कोष्टक हल करेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन हल किए। क्या बोला है यहाँ पर, कासम के मिट्टी के बर्तन का कुटीर उद्योग। तो देखो कासम ने प्रतिदिन कितने बनाए, x बर्तन बनाए। कासम ने प्रतिदिन x बर्तन बनाए, तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना हुआ, 10x + 40। अब यहाँ पे देखो कुल उत्पादन कितना, बर्तन की संख्या गुणे बर्तन का लागत मूल्य, यानी x गुणे 10x + 40 बराबर 600। ये हमारा, अब इसको कोष्टक खोलोगे तो समीकरण बनेगा। तो यहाँ पे कोष्टक खोले तो देखो ये 10x का वर्ग + 40x बराबर 600। x से गुणा हुआ ना यहाँ पे, फिर ये 600 को पक्षांतर करोगे तो 10x वर्ग + 40x तो ऐसे ही रहेगा, -600 हो गया पक्षांतर करने पर। ये समीकरण हो गया। अब तुम चाहो तो इसी समीकरण को हल करो, चाहो तो इसमें देखो कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है इसमें, 10। तो अगर हम प्रत्येक पक्ष को 10 से भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तुम इसको भी डायरेक्ट लेके कर सकते हो ये समीकरण भी, लेकिन अगर और समीकरण छोटा करना है तो क्या किए, प्रत्येक पक्ष में 10 से भाग दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें 10x वर्ग को 10 से भाग दिए तो x वर्ग, फिर 40 को 10 से भाग दिए तो 4x, 600 को 10 से भाग दिए तो 60। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, -60 है ना यहाँ पे, ये -60 है तो -60 का खंड करो। तो -60 का खंड कैसे होगा, देखो यहाँ पर इस तरह से करना है कि 4 मिले। तो देखो 10 गुणे 6 60 होता है। अब देखो बीच का पद, बीच के पद में तुम्हारा चिन्ह क्या है, प्लस। बीच के पद में प्लस चिन्ह है, तो बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या में 10x, छोटी संख्या में -6x। फिर यहाँ पे देखो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचा x + 6। इनमें क्या कॉमन है, -6, ब्रैकेट में बचा x + 6। अब दोनों कोष्टक में पूरे में क्या कॉमन है, x + 10 और बचा क्या, x और -6। ये दूसरे कोष्टक में लिखे। हम लोग इस तरह का गुणनखंड पद्धति पढ़े हैं ना, 9th में भी पढ़े और 10th के 2.1 में भी पढ़े। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों कोष्टक को अलग किया गया, x + 10 बराबर 0 या x - 6 बराबर 0। पक्षांतर किए, x बराबर -10 और यहाँ पे मिला x बराबर 6। लेकिन बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसके लिए x ≠ -10। तो x का मान क्या आएगा, 6। लेकिन एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या, अभी हमें लागत मूल्य और बर्तन की संख्या ज्ञात करना, तो यहाँ पे आंसर हमारा स्टॉप नहीं होगा, हमको आगे भी हल करना है। क्या होगा, एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या बराबर 6, x है ना, x था तो x बराबर 6। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य क्या होगा, 10x + 40। ये हमारा आया था ना, तो फिर अब 10x + 40 तो x का मान रखे, तो x का मान रखे तो क्या हुआ, 60 + 40 100 रुपये। यानी एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या 6 है और प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना मिला, 100 रुपया है उसका। ठीक है, तो ये बर्तन की संख्या और इसका कासम का लागत मूल्य कैसे हल किया वो समझे। ध्यान से क्वेश्चंस देखना क्या बोला है और उसके आधार पे कथन के आधार पे समीकरण बनाना और समीकरण को हल करना। फिर आएंगे हम अगला सवाल, 7वां सवाल। 7वां सवाल ध्यान से देखो क्या बोला है। किसी नदी से उसके प्रवाह की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगे। मतलब वह किसी नदी में नाव से प्रवाह कर रहा है, तो वो प्रवाह कर रहा है जब, तो पहले तो जा रहा है, फिर विपरीत दिशा में वापस भी आके, और जिस स्थान से वो स्टार्ट किया था उस पर वापस आने पर उसको 8 घंटे लगे। तो जब वो किसी स्थान से उसने स्टार्ट किया था तो नदी की दिशा में कर रहा था, लेकिन जब वो वापस आया, जब वो रिटर्न आ रहा था, तब क्या हुआ, विपरीत दिशा में आया। नदी का प्रवाह जिस दिशा में उसकी विपरीत दिशा में आया, और वो सब करने पर जाकर वापस इसी स्थान पर आने पर उसको 8 घंटे लगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। शांत पानी में नाव की चाल, नाव से क्या है ना, तो नाव की चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की प्रवाह
जो है उसको ज्ञात करो, नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात करो। नाव की चाल दी है, तुम्हें नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात करनी। ध्यान देना, नदी के प्रवाह यानी पानी का प्रवाह, क्योंकि नाव चल रही है पानी की दिशा में, पानी भी बह रहा है, नाव भी चल रही है, तो नाव का चाल दी है। चाल यानी गति, नाव की गति दी गई है, लेकिन पानी का यहाँ पे नदी है ना, नदी यानी नदी में जो पानी है उसका तुम्हें चाल ज्ञात करना, जो क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हें जानकारी दी है, उसे कितना किलोमीटर कितना दूरी तय किया, जाकर वापस आकर वो पूरी दूरी की 36 किलोमीटर की थी प्रतीक की, और उसे 8 घंटे में पूरा किया। अब हमको समीकरण बनाना है और समीकरण बना के सवाल को हल करना। अब देखो पहला तुम्हारा क्या दिया था, प्रश्न में दिया है, मतलब नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात करो, तो जो ज्ञात करना हम उसको x लेते हैं, तो नदी के प्रवाह की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर हमने चाल या वेग, हम देखो चाल भी लिख सकते हैं, वेग भी लिख सकते हैं, गति भी लिख सकते हैं, इसको तीनों शब्द से दर्शा सकते हो, वेग, चाल या गति, तीनों शब्द से इसको हम दर्शा सकते हैं। तो इसमें x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि तुम्हें पता है गति जो होता है वो तुम्हारा मीटर या किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसका जो है इकाई होती है। और अब पानी में नाव की चाल, ये तुम्हें प्रश्न में दिया है, शांत पानी यानी जो तुम्हारा जिस तरफ जा रहा है, जो नदी के प्रवाह के सामने वाली दिशा में, तो शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पानी अगर शांत है तो नाव का ये चाल है, गति है। ठीक है, तो अभी देखो जब वो जा रहा है, अब देखो जब नाव चल रही है पानी में, तो पानी और नाव दोनों बह रहा है और दोनों अनुकूल दिशा में एक ही दिशा में जा रहे, एक ही तरफ जा रहे हैं। इसके लिए वहाँ पर चाल क्या होगी, नाव की चाल उस समय, ये जो था शांत पानी में था, मतलब जब नाव जो है शांत पानी है तब ये उसकी चाल है और ये नदी के प्रवाह की चाल है। लेकिन अब जब नाव चलने लगी, जब उसने नाव जो है स्टार्ट किया, चलने लगी, तो अनुकूल दिशा ने एक ही तरफ, दोनों पानी और नाव दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो नाव की चाल कितनी होगी, 12 + x। प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 12 + x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वही नाव वापस लौट के आ रही है, तो वापस जब लौट रही है तो विपरीत दिशा हुई ना, क्योंकि पानी की तरफ बह रहा है, नाव वापस इधर, पानी इस तरफ जा रहा है, नाव इधर आ रही है, यानी इसलिए विपरीत दिशा में हुई। तो जब विपरीत दिशा में नाव हुई तो इसके लिए यहाँ पे उसको क्या दिया, उसका चाल 12 - x। तो एक में प्लस एक में माइनस। क्यों यहाँ पे प्लस किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो अनुकूल यानी उसी दिशा में, और यहाँ पे माइनस क्यों किया गया, क्योंकि विपरीत प्रतिकूल दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि प्रतीक ने जो है 36 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने दूरी जो है 36 किलोमीटर, ये चाल है, ये दूरी है। तो जो समय लगा, क्योंकि 8 घंटे में पूरा किया ना, तो यानी इसमें जब विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी की तय की, अनुकूल दिशा में 36 किलो, तो दोनों के समय में उसको समय कितना लगा वो ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रहा, तो तुमने देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, तुम सूत्र पढ़े हो, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी उसने दूरी कितनी तय की, 36 किलोमीटर। चाल क्या थी, विपरीत दिशा बोला, विपरीत दिशा ने 12 - x, और यहाँ पे अनुकूल दिशा बोला ने 12 + x। तो यानी कि यहाँ पर जब विपरीत दिशा में ये उसका समय लगा और इसमें इसका ये समय लगा। ये हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, उसे 8 घंटे में पूरा किया गया, तो हमें इसका समय और इसका समय दोनों जोड़ने पर वो 8 हुआ, 8 घंटा। तो ये जब नाव जो है विपरीत दिशा में आ रही है तो उसको इतने समय लगे, और जब अनुकूल दिशा में जा रही है तो उसको इतना समय मिला, और ये दोनों का टोटल उसको 8 घंटे लगे, इसलिए हमने ये ज्ञात किया। अब इसके आधार पे हम समीकरण बनाएंगे। हमें देखो समीकरण बोला ना, क्या हुआ, प्रवाह के विपरीत दिशा में तय करने वाला समय और प्रवाह की दिशा में तय करने वाला समय बराबर 8। देखो ये हमारा समीकरण हो गया। तो ये सवाल के आधार पे समीकरण हुआ। कैसे आया, ये हमने देखो दूरी समय का सूत्र लिए थे ना, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो एक में चाल जो है विपरीत दिशा का है और एक में चाल अनुकूल दिशा का है। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण ये
ये तुम्हारा जो समीकरण है वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, इसको वर्ग समीकरण के रूप में लाना है। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, प्रत्येक पक्ष को 4 से भाग दिया, ये समीकरण को छोटा करने के लिए 4 से भाग दिया। तो देखो ये 4 से भाग दिया तो 9 मिल गया, यहाँ पर इसको 4 से भाग दिया तो 9 मिला, इसको 4 से भाग दिया तो 2 मिला। अब आगे क्या किए, आगे अभी हमको वर्ग समीकरण लाना है ना, तो वर्ग समीकरण लाना तो आगे क्या किए, इसको अब ये जो है ये तो भाग दे दिए, अब इसको ये तिर्यक गुणा किए। तो यहाँ पर 9 से इसको गुणा किए, 9 से इसको गुणा किए और ये नीचे ये दोनों गुणा हुआ बराबर 2/1, यहाँ कुछ नहीं तो /1 हुआ। फिर आगे क्या हुआ, देखो ये पूरा 9 कॉमन है ना, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अभी 9 कॉमन बाहर ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा 12 + x और इसका ब्रैकेट का 12 - x, तो +x - x कट गया। और यहाँ पे देखो नीचे ये a + b और a - b ये सूत्र लगाया है, तो इसका सूत्र क्या है a² - b²। देखो 12 + x 12 - x, तो a वर्ग - b वर्ग का सूत्र लगाया, तो 12 का वर्ग 144, x का वर्ग x वर्ग। तो ये इस सूत्र से सवाल को हल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 9 सामान्य गुणनखंड निकाला और यहाँ पे ये सूत्र लगाया। तो तुम्हें बताना होगा, हर एक स्टेप को दर्शाना होगा कि क्या किया गया है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, शॉर्टकट कहीं भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे देखो +x - x कट गया, तो 9 बाहर है और 12 जुड़ के 24 हो गया, और बटे में ये हो गया बराबर 2/1। अब देखो 9 × 24 कितना हुआ 216, और यहाँ पे ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको भी पक्षांतरीय गुणा करेंगे, तो ये तुम्हारा जो है 2 से ये गुणा हुआ और ये 216 हुआ। कोष्टक खोले तो वैसे कोष्टक खोलने के बजाय 2 से भाग भी दे सकते हो ताकि और छोटा स्टेप हो जाए। तो 2 से भाग दिए तो ये कट गया और इसको 2 से भाग दिए तो 108 मिला। देखो यहाँ पे 144 - x² = 108। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने देखा यहाँ पर हमें 2 ही पद मिले, ये 144 और x, ये दोनों अचरांक है ना, ये दोनों को एक साथ किया गया। तो जब ये दोनों को एक साथ लिया गया तो क्या मिला, 108 में से 44 घटा 36। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हें आंसर मिला 36। अब ये जो है 144, यहाँ पे 144 आएगा, 144 - 108, ये 144 है, तो 144 में से 108 माइनस हुआ तो 36 मिला, तो x वर्ग = 36। ये हमारा वर्ग समीकरण है ना। अब इसमें क्या हुआ, देखो x वर्ग बराबर 36, क्या करोगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लिए, तो जब दोनों पक्षों में वर्गमूल लिए तो तुम्हें पता है 36 का वर्गमूल 6 होता है, लेकिन वर्ग समीकरण में हम डायरेक्ट नहीं लिखते ना, एक बार +6 और एक बार -6, +6 और -6। ठीक है, लेकिन चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, इसके लिए x का मान क्या होगा 6। तो नदी के प्रवाह की चाल कितनी हुई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हें सिर्फ इतना ही ज्ञात करना था ना, तो आंसर यहीं पे स्टॉप हुआ। ठीक है, एक बार इस सवाल को फिर से देखो, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला उसके आधार पे समीकरण बनाए। क्या बोला है, किसी नदी में नाव के उसके जो विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और वापस जाकर वापस आने में 8 घंटे, मतलब वो पूरा जाकर वापस आए तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 36 किलोमीटर, और समय कितना लगाया 8 घंटा। जब शांत पानी है तो नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात करना है, इसके लिए इसको x माना, लेकिन चाल है तो चाल के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव का ये दिया है। फिर इसके आधार पे अब हम देखो यहाँ पर नदी के प्रवाह की जब अनुकूल दिशा में उसका जो है चाल ज्ञात किए, फिर उसके बाद हमने उसकी प्रतिकूल दिशा यानी विपरीत दिशा में चाल ज्ञात किए। यहाँ हम प्लस करें, यहाँ माइनस करें, क्योंकि जब नदी की प्रवाह इस तरह है और नाव भी इसी तरफ जा रही है, इसके लिए प्लस हुआ। और यहाँ पे देखो नदी इस तरफ बह रही है, नाव इस तरफ चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों ने टोटल 36 किलोमीटर पूरे किए, तो समय कितना हुआ दूरी बटे चाल, तो ये दूरी 36, चाल ये है, यहाँ पे भी ज्ञात किए, ये दूरी ये चाल। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रतीक को वह पूरी दूरी तय करने के लिए 8 घंटे लगे, तो इसके लिए ये दोनों का टोटल कितना हो गया 8। ये प्रश्नानुसार तुम्हारा समीकरण बना। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे इसको जो है मतलब देखो तुम लोग भाग दे के हल करना चाहो या तुम डायरेक्ट भी जो है यहाँ पे भी तुम डायरेक्ट इसको ऐसे गुणा करके भी हल करोगे, लास्ट में सब कट कुट करने पे तुमको यही समीकरण मिलेगा। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हल करना, ये सब स्टेप्स को ध्यान से करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, ध्यान से मिस्टेक ना होने पाए। तो तुम जब हल किए तो तुमको x वर्ग बराबर 36 मिला, तो x वर्ग 36 लिया तो वर्गमूल लिए, वर्गमूल लेने पर तुम्हें पता है प्लस माइनस 6 आता है, तो एक बार +6 एक बार -6, लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं होती है, तो x नॉट इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू 6। और केवल प्रश्न में यही बोला ना, नदी के प्रवाह की चाल ज्ञात करो, तो नदी के प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में ही लिखना है, तब जाकर तुम्हारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे हमारे 8वें सवाल पे। ध्यान से, सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से पढ़ोगे तो बनेगा तुम्हारा आंसर। क्या बोला है, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को निशु की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, पिंटू जो है उसको कोई भी, मान लो निशु कोई भी काम को जो है वो 1 दिन में पूरा करा, तो पिंटू उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा, यानी पिंटू को 6 दिन अधिक लगते हैं। दोनों ने मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब जब दोनों मिल जाते हैं तो वो काम दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगे, तो यहाँ पर तुम्हें वो पूछा है कि उनको कितने दिन लगे। तो अब दोनों को मिलकर 4 दिन में काम पूरे करते हैं, तो अभी अकेले पूरा काम करने में दोनों को कितने दिन लगेंगे वो हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमें किसको x मानना है, क्योंकि हमें देखो क्या बोला, पिंटू को निशु की अपेक्षा 6 दिन अधिक लगे। इसका मतलब निशु को कितने दिन लगे वो हमको मालूम होगा तो हम पिंटू का पता चल जाएगा, मगर निशु का हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना एक काम करने के लिए निशु को x दिन लगते हैं, वो ले लिए। ठीक है, तब पिंटू को बोला ना 6 दिन अधिक लगे, यानी x + 6, इसको x दिन लगे तो इसको x + 6। फिर आगे क्या बोला है, पिंटू द्वारा 1 दिन में किया गया काम। ये देखो, कोई काम पूरा करने के लिए उसको इतने दिन लगे और निशु को काम पूरा करने के लिए इतने दिन लगे बोला, लेकिन अभी 1 दिन में वो लोग कितना काम करते हैं। तो 1 दिन में कितना काम किए, यहाँ पर निशु ने 1/x किया और पिंटू ने 1/x + 6। 1 दिन का काम है इनका, ये 1 दिन का काम है। अब दोनों द्वारा मिलकर 1 दिन में किया गया काम, उसमें बोला ना दोनों ने जब मिलकर काम किया तो दोनों का काम इतना ये हुआ, दोनों को जोड़ दिए। फिर क्या बोला है, जब दोनों ने मिलकर काम किया तो उन्होंने 4 दिन में वो काम पूरा किया। तो इसके लिए ये तुम्हारा कथन हुआ 4 गुणे हो गया। तो प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम पूरा किया। तो एक काम को, जो एक काम है उसको उन दोनों ने 4 दिन में एक काम को पूरा किया। तो ये हमारा प्रश्नानुसार समीकरण बना। जो हमारा उनका 1 दिन का काम ये है, इनका 1 दिन का काम ये है, तो एक काम को उन्होंने 4 दिन में पूरा किया, इसके लिए 4 गुणे ये बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये जो 4 यहाँ गुणा ना, यहाँ के वो भाग हो गया, तो 1/x + 1/x + 6 = 1/4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुणा किए तो ये तुम्हें कथन मिला। फिर उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, इसको आगे यहाँ पर ये जो है ये नीचे भाग में ये दोनों गुणा जो हम लोग हल करते हैं, जैसे मान लो तुमको 1/2 + 1/3 दिया है, तो इसको तुम्हें हल करना होता है। तो तुम लोग कैसे हल करते हो, ये 3 को यहाँ ले जाते हो, 2 को यहाँ ले जाते हो, तो 3 + 2 और नीचे क्या करते हो 2 × 3 करते हो, तो 5/6। लेकिन यहाँ ये कथन चरांक है, इसके लिए चरांक में आंसर आया। फिर यहाँ पे देखो x और x जुड़ के 2x + 6 और यहाँ पे कोष्टक खोले x वर्ग + 6x और ये बराबर 1/4। अब इसको फिर तिर्यक गुणा करोगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 से गुणा किए तो ये मिला, 4 से गुणा किए तो ये मिला,
कोष्टक खोले x वर्ग प्लस 6x, यहाँ कोष्टक खोले 8x प्लस 24। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों तुम्हारा जुड़ गया, ये पक्षांतर किए, पक्षांतर किए तो ये -8x और यहाँ पे ये -24 बराबर 0। अब देखो 6 में से 8 घटा -2x, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस है ना, 8 में से 6 घटाए 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा और ये -24 ऐसे ही रहा। ये हमारा बन गया वर्ग समीकरण। अब हम इसको हल करेंगे, -24 है ना, तो -24 का खंड क्या हो जाएगा, 6 और 4। लेकिन मध्य पद में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो बड़ी संख्या में माइनस और छोटी संख्या में प्लस। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो आगे कैसे होगा, ये तुम्हारा x माइनस 6 और फिर 4 कॉमन x माइनस 6, x माइनस 6 x प्लस 4 मिला। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर किए, x बराबर 6, यहाँ x बराबर -4। लेकिन हमको काम ज्ञात क्या करना है कि दिन कितने दिन में काम पूरा करते हैं, तो दिन ज्ञात करना है। अब दिन तो ऋणात्मक नहीं होता है, इसके लिए x नॉट इक्वल टू -4, तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 6। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको जो है सवाल दिया है वो हमारा सवाल कथन का है, तो हमारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो क्या होगा, निशु को एक दिन में काम करने के लिए 6 दिन लगते हैं और पिंटू को कितना होगा, क्योंकि बोला था ना 6 दिन और लेता है, तो x प्लस 6 प्लस और 6 कितना हो जाएगा, उसको 12 दिन लगेंगे। तो पिंटू और निशु को वह काम अकेले पूरा करने में पिंटू को 12 दिन और निशु को 6 दिन लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हें नाम दिया हुआ है ना, पहले नाम किसका दिया है, पिंटू का, बाद में नाम दिया निशु का। इसके लिए तुम्हें भी सवाल में पहले पिंटू का लिखना है कथन में और बाद में निशु का। प्रश्न में देखना किसका नाम पहले, उसका नाम पहले और उसका बाद में। तो ये हमारा सवाल हुआ 8वां सवाल। अब देखो हमारा 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या दिया है, संख्या 460 में किसी प्राकृत संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल भाजक संख्या के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल आता है, तो भागफल और भाजक कितना होगा ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे किसको भाग देना, 460, और यहाँ पे देखो भाजक, भागफल, शेषफल ये शब्द का यूज़ हुआ है और भागफल और भाजक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पता है कौन सा ये समीकरण लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग पढ़े हैं ना भाग देते समय, ये इससे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा भाज्य क्या हुआ, 460 हमारा भाज्य हुआ। ठीक है, और हमें क्या बोलना है, जो भागफल है वो क्या बोला, भाजक संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। भागफल हमारा क्या बोला, जो भाजक संख्या है उसके 5 गुने से 6 अधिक है। मगर भाजक संख्या क्या है हमको ज्ञात करना है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, भाजक को मानेंगे x। किसको x माना, देखो कथन पढ़े ना, मैं बोली ना तुम लोगों को प्रश्न में ही, हमारे प्रश्न में उत्तर छिपा होता है। तो देखो ये प्रश्न का कथन पढ़े तो हमको पता चला कि भाजक क्या है, x है। भाजक को हमने x माना क्योंकि हमको ज्ञात करना है ना। फिर भागफल हमारा क्या हो गया, भागफल बोला ना 5 गुने से 6 अधिक है, भाजक संख्या के 5 गुने, भाजक हमारा x है, x का 5 गुना 5x और उसमें 6 अधिक है तो +6। ठीक है, अब हमारा देखो मैं बोली तुम लोग को हम ये सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस जानकारी के आधार पर देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, दी गई जानकारी में भाज्य दिया 460, भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, ये हमारा भाजक, ये भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न में बोला ना कि जब हम लोग इसको भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 1 आता है, इसके लिए 1 लिखा गया। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब ये समीकरण को कोष्टक हल करो, कोष्टक हल किए तो x गुणे 5x 5x का वर्ग, x गुणे 6 6x। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, पक्षांतर किए, तो ये -5x वर्ग, ये -6x, ये -1 और ये 460 यहीं पे था तो ये प्लस में रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस और ये माइनस ऐसे ही रहा ये दोनों। अब ये दोनों को घटाए, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए, 459 मिला। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो है ये क्या बोला है, माइनस चाहिए तो इसमें माइनस कॉमन निकालो, क्योंकि एक्स वर्ग है ना, तो माइनस तुम्हारा जो तुम चाहो तो यहाँ से कॉमन निकालो, माइनस हटा दिए तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, लेकिन ये फिर माइनस हो गया। तब यहाँ पे तुम्हारा कितना आया, 459 इंटू 5। तो 459 इंटू 5 है, इसका खंड करोगे, हम गुणनखंड पद्धति से कर रहे हैं ना, गुणनखंड पद्धति से कर रहे हैं तो तुम्हें पता ना AC जो आएगा उसको गुणा करके उसका खंड करते हैं ना। तो देखो 459 इंटू 5 इसको गुणा किए तो ये तुम्हारा मिला, तो ये तुम्हारा खंड हुआ, तो -45 प्लस 51 मिला हमको। ठीक है, अब यहाँ पे -45 प्लस 51 इसको लेके अलग, -45 प्लस 51 क्यों किया हमने यहाँ पे, इसको हमने -45 प्लस 51 क्यों किया, छोटी संख्या को माइनस लिए, बड़ी संख्या को प्लस लिए, क्यों, देखो यहाँ पे मध्य पद में प्लस है, इसके लिए बड़ी संख्या प्लस, छोटी संख्या माइनस। ये सब चीज़ों का ध्यान देना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, वीडियो देखने से ऐसे नहीं होगा, तुम्हें लिख कर प्रैक्टिस करना होगा। फिर यहाँ पर अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ये x कॉमन है, तो 5x प्लस 51, यहाँ पे क्या कॉमन है 9x, तो 5x प्लस 51, यहाँ पे प्लस 51 क्योंकि माइनस बाहर आ गया ना, तो प्लस 51। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 5x प्लस 51, बचा क्या x माइनस 9। फिर यहाँ पे दोनों कोष्टक अलग किए, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पक्षांतर किए तो क्या हो गया -51, यहाँ पक्षांतर किए तो 9 हो गया, फिर आगे पक्षांतर किए तो x इज इक्वल टू -51/5, x इज इक्वल टू 9। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, तुम्हें प्रश्न में ज्ञात करना था कि भाजक एक प्राकृत संख्या है। हमें देखो प्रश्न में क्या बोला था कि भाजक एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x नॉट इक्वल टू -51/5। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 9। लेकिन हमारा आंसर क्या है, यहाँ स्टॉप होगा नहीं, क्योंकि कथन का सवाल है तो हमें कथन में ही आंसर लाना है। तो भाजक हमारा क्या हो गया 9, क्योंकि x हमने भाजक माना था, भागफल क्या था हमारा जो भागफल था वो 5x प्लस 6 था, बोला था ना कि भाजक के 5 गुणे में 6 अधिक है, तो ये हमारा समीकरण ऊपर हम बनाए थे। अब इसमें 9 रखे तो ये तुम्हें आंसर कितना मिला 51, तो हमें भागफल मिला 51, भाजक मिला 9। प्रश्न में पहले भागफल पूछा है बाद में भाजक, इसके लिए पहले भागफल लिखे और फिर भाजक लिखे। सवाल हल करते समय जो पहले आ रहा वो पहले लिखोगे, लेकिन आंसर लिखते समय जो पहले पूछा वो पहले लिखना, जो बाद में पूछा उसको बाद में लिखना। तो इस तरह से हमारा ये 9वां सवाल हल होता है। अब हम देखेंगे 10वां सवाल। ये सारे सवाल हमारे जो है स्टार मार्क के सवाल हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं। सबको ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, प्रश्न पढ़ो, प्रैक्टिस करो, देखो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, संलग्न समलम चतुर्भुज ABCD में भुजा AB समांतर भुजा CD। समलम चतुर्भुज में तुम्हें पता है भुजा की एक जोड़ी समांतर होती है, तो कौन सी जोड़ी समांतर है, AB और CD। और क्या बोला, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करो और चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात करो। मतलब तुम्हें यहाँ पर क्या बोला है, कृति दिया है, कृति को पूरा करना है और भुजाओं की लंबाई निकालना। क्षेत्रफल तुमको दिया है प्रश्न में, और भुजा की ये जोड़ी समांतर भी दिया है, समलम चतुर्भुज। ध्यान से, तो तुम्हें पता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगता है, जो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, ये होता है ना हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, कृति वाला सवाल है, तो पहले तो तुम्हें सवाल जो है यहाँ पर जो भी दिया है उसको हल करेंगे। हल करने के बाद उसके बाद वहाँ पे कृति का सवाल है ना, तो स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे। देखो ये जहाँ जहाँ बॉक्स हैं वहाँ बॉक्स में आंसर लिखोगे। पहला स्टेप क्या बोला है,
कृति का ही सवाल है। पहला स्टेप में क्या बोला है, चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर सी डी। तो इधर कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा वैसे ही लिखोगे। फिर अगला स्टेप बोला है चतुर्भुज ए बी सी डी की ए मतलब क्षेत्रफल एरिया, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू, यहाँ देखो बॉक्स दिया है, मतलब ये कृति पूरा करना है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि जो है भुजाओं की, जो समांतर भुजाओं की लंबाइयों को योगफल गुणे ऊंचाई होता है। देखो आकृति में ऊंचाई क्या है, हमारी आकृति में ये ऊंचाई है, तुम्हें पता ना, जो लंब भुजा होती है ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई क्या, ए एम। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखे हमने, कृति का सवाल है ना, तो यहाँ पे हम लिखे ए एम बॉक्स में। फिर आगे क्या बोला है यहाँ पर, अब देखो मान रखा है, एरिया हमको बोला ना प्रश्न में दिया था 33। फिर यहाँ पे हाफ, फिर ए बी और सी डी। अब देखो प्रश्न में ए बी और सी डी क्या दिया आकृति में, आकृति में ये हमारा ए बी है, तो ए बी एक्स है और सी डी क्या है, सी डी 2x+1 है, ठीक है। और ए एम कितना है, x-4 है। तो ये सब मान अभी उसमें रखेंगे, तो जो जो दिया वो लिखे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया 33, यहाँ पे x ये ए बी है और 2x+1 सी डी है और x-4 ए एम है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है, अब यहाँ पर ये 2 को क्या किए, ये यहाँ ले गए, पक्षांतर कर दिए, सब गुणा है ना, तो 2 यहाँ ले गए, तो 33 × 2 66 हो गया। और यहाँ पे देखो x+2x 3x+1 हो गया, और ये x-4 ऐसे ही रहा, ठीक है। बॉक्स दिया है, जो जो बॉक्स है मतलब ये कृति का सवाल है, बॉक्स में तुमको हल करना है, आंसर लिखते जाना है। फिर यहाँ पे तुम्हारा जो है ये जब भी कोष्टक इसको हल करेंगे, तो ये हल करने पर तुम्हें कितना मिला, 3x+1 है ना, x-4 है, तो इनको गुणा किए, तो ये तुम्हारा गुणा होके कितना हो गया 3x²। और फिर यहाँ पे देखो ये 3x, ठीक है, ये 3x² हो गया, ये 4 + 3 12x और ये 11x, तो यानी तुम्हारा -12x + 1x -11x + 70। ये कोष्टक खोलोगे ना, कोष्टक खोले तो देखो कैसे मिलेगा, 3 कोष्टक जब हम खोलेंगे यहाँ पर, तो 3x² -12x + x -4, ये हमें कोष्टक मिला ना। जब हम कोष्टक गुणा किए तो यहाँ पे देखो -12x + x, इसके लिए यहाँ आया -11x, ठीक है। और यहाँ पे -70 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट देखो, और ये बराबर 66 है ना, तो यहाँ पर ये जो है जब तुम लोग कोष्टक खोलोगे तो ये तुम्हारा 66 + 4 70 होता है। डायरेक्ट यहाँ समीकरण इन लोगों ने बनाया ना, क्योंकि ये तुम्हारा कृति का सवाल है, तो डायरेक्ट समीकरण लिखना था, इसके लिए लिखा गया है। इसको हल करोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखो ये बॉक्स में हल करके समीकरण बनाया गया ना, यही वाला समीकरण ये बॉक्स में बनाया गया है, ये यहाँ पे हल किया गया है और फिर इसको यहाँ पे लिखा गया। मैंने कहा ना कृति का सवाल है तो हल करके भी दिखाना है और बॉक्स में भी उसको लिखना है। अब आगे तुम्हें जो है, जो चीज़ की तुम्हें जो मतलब तुम्हें सवाल में ज़रूरत नहीं, मतलब जो कृति का बॉक्स बना है बॉक्स में ही आंसर लिखते जाना, और उसकी जो जो स्टेप्स की ज़रूरत है स्टेप्स भी लिखते जाना। अब तुम्हारा ये समीकरण हुआ, ये समीकरण हुआ, तो अब इसको हमें हल करना है ना, तो हल करना है तो मध्यपद का खंड हुआ, तो मध्यपद का ये खंड हुआ, फिर यहाँ पे 3x कॉमन निकाले, और फिर 3x कॉमन निकाले x-7, या 10 कॉमन निकाले x-7, तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है समीकरण हुआ 3x + 10 x-7। वैसे हम x-7 पहले लिखते हैं, 3x + 10 बाद में लिखते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न में तुम लोगों को ये पहले दिया है, इसके लिए इसको पहले लिखा गया, इसको बाद में लिखा गया, ठीक है। फिर प्रश्न में ये, और फिर ये बॉक्स था यानी बराबर 0, ये प्रश्न में ही दिया है। कथन सारे प्रश्न में दिए, जो जो तुम्हारे प्रश्न में कथन स्टेप्स है जो नहीं लिखा वो तुम्हें लिखना है। तो यहाँ पे पक्षांतर किए तो -10/3, यहाँ पक्षांतर किए तो 7, और ये जो बॉक्स बना है ये तुम्हारे प्रश्न में कृति का बॉक्स है, लेकिन लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x ≠ -10/3 और x = 7, ये बॉक्स दिया है, तो यानी कृति का सवाल है, कृति में ही बॉक्स दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का मान आ गया, x का मान आ गया तो a भी x है ना, यानी a भी 7 हो गया।
CD क्या है 2x + 1 है, तो 2 × 7 + 1 कितना हुआ 15 हो गया। और क्या बोला है AD और BC जो असमांतर भुजा है वो तुम्हें क्या बोला है समान है, x - 2 है आकृति में दिया है, तो 7 में से 2 घटा 5। तो देखो AB का मान, CD का मान, AD का मान और BC का मान। क्योंकि तुम्हें प्रश्न में कोई भी मतलब भुजा पहले कौन सी बाद में कौन सी यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, इसीलिए हमको वैसे ही नाम लिखना है। पहले AB दिया है, फिर CD दिया है, फिर AD दिया है, फिर BC दिया, क्वेश्चन में ही दिया पहले, तो उस हिसाब से ये आंसर को लिखना है। कृति का सवाल है तो कृति के आधार पे ही लिखना, जो स्टेप्स नहीं हैं उसको हल करके दिखाना, और जो बॉक्स में लिखना है वो बॉक्स में आंसर लिखना। इस तरह से अपने कृति के सवाल को पूरा करना। तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 2.6 का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यानी सारे हॉट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस इजी हैं, ध्यान से देखो, समझो, कथन को 2-3 बार पढ़ो, समझ में आएगा, और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा जो है ये अच्छे से तैयार होगा। जब तक लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं तैयार कर पाओगे। मैथ्स को लिखकर ही प्रैक्टिस करना होता है तो ही तुम्हारा मैथ्स तैयार होता है। इसको रटना नहीं होता है, याद नहीं करना होता है, इसे प्रैक्टिस करना लिख लिख कर। तो प्रैक्टिस करो, हॉट क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।